हेलो गाइस, मैं शिवा शर्मा आपका मेरे यूट्यूब चैनल पब्लिक सर्विस कमीशन पर स्वागत करता हूं। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। हम लक्ष्मीकांत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्लास ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब क्या था, हमारे जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बना था, उसका जो बेस है वो किस प्रकार बना, इसका वो बैकग्राउंड क्या था उसका, वो हम इसमें चर्चा करेंगे। हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊँगा कि कंपनी का शासन, और सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊँगा ताज का शासन, क्राउन का शासन हम पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि 1600 में कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई। तो क्या हुआ, एक्चुअली तो आई तो वो 1608 में थी, 1556 से और 1605 तक था अकबर का शासन। तो क्या हुआ कि अकबर के दरबार में पुर्तगीज और फ्रेंच, जो कि इंग्लिश से पहले आए थे, उनको एडवांटेज मिला हुआ था। पर जब क्या होता है कि उस समय जब नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर, मतलब जब राजा बनता है, जब मुगल गद्दी पर बैठता है, तब उस समय पुर्तगीज जो हैं वो सिप को लूट लेते हैं। मुगल्स की कुछ सिप को लूट लेते हैं। तो जहांगीर गुस्सा हो जाता है और पुर्तगीज के मना करने पर, पुर्तगीज इस बात का विरोध कर रहे थे कि तुम जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको ट्रेडिंग के राइट्स नहीं मिलने चाहिए, ट्रेडिंग का अधिकार, व्यापार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जहांगीर ने पुर्तगालियों से खफा होकर, पुर्तगीज से खफा होकर उनको ट्रेडिंग के राइट्स दिए। तो क्या हुआ, क्वीन एलिजाबेथ ने भेजा था, जो वहाँ की कहाँ की इंग्लैंड की रानी थी, उन्होंने भेजा था इंडिया में ट्रेडिंग राइट्स, मतलब व्यापारिक के विस्तृत अधिकार देकर, जो अधिकार थे व्यापार के वो देकर इंडिया भेजा, और इंडिया में जहांगीर ने उनको मान लिया। ठीक है। अब क्या हुआ, 1765 तक कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी, व्यापार की कंपनी की तरह कार्य कर रही थी। व्यापार की कंपनी की तरह जो क्या कार्य कर रही थी। और 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने सहायता की मुगल्स की, तो मुगल ने उन्हें दीवानी राइट्स दे दिए। किसके? कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर और कर और दीवानी न्याय के अधिकार, मतलब कर प्राप्त कर सकते हैं आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से। और जो सिविल जस्टिस है, मतलब कि जैसे कानून बनाना है, आपको जो लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, व्यवस्था देखनी है, वो आप कर सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अब क्या होता है, 1858 होती है सेपॉय म्यूटनी, सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह हो जाता है। तो जो कंपनी शासन कर रही थी उस टाइम, तो उसके हाथों से पावर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, जो ताज है, उसके हाथों में चली जाती है, और जो रहती है हमारे देश की आज़ादी के समय तक। अब क्या है भैया, अब जब ये बात पता चल गई थी 1946-45 के समथिंग से कि हमारा देश अब आज़ाद होने वाला है, तो आज़ाद जब होने वाला है तो उसके लिए अलग संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तो 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, उसको बनाया गया। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे बना, किस तरह से। अब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रभाव में आया, मतलब 26 जनवरी 1950 को उसको ऑफिशियल मान्यता मिली, उसको संविधान को।
और बेस है जो पहले ही बन गया था। एक्ट आए थे, इंग्लिश जो एक्ट लाए थे, कंपनी जो एक्ट लाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एक्ट लाई थी, उनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बन चुका था। अब हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक और क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। आज हम करेंगे पार्ट 1 में कंपनी रूल। और कंपनी रूल की स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपनी रूल मतलब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी उसका शासन था यहाँ। उसने अपना पावर, उसके हाथ में थी सारी पावर। अब वो कैसे थी और उसको इन्होंने सही एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, सही तरह से बनाए रखने के लिए इन्होंने एक्ट लाए, रेगुलेटिंग एक्ट, एमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इस तरह के एक्ट आए, वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबसे पहले आया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मतलब इसमें क्या हुआ कि ये पहला स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को कंट्रोल किया और रेगुलेट किया, मतलब उस पर नियंत्रण की कोशिश की पहली बार। किस एक्ट से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब क्या किया? अब इसने सेकंड काम ये किया, इसने पहली बार ही कंपनी जो थी ना उसके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य उनको मान्यता दी। किसको? राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को मान्यता दी कि आप यहाँ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं, मतलब आपको ये पावर दी जाती है, ये सब आपके हाथ में है। और क्या किया इसने? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। क्या मतलब? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी इसने, इस एक्ट ने। अब इस एक्ट के फीचर्स देख लेते हैं हम क्या क्या है। वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन समझाऊंगा कि कैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ इंडिया में, ठीक है। इसके फीचर देख लेते हैं। होप गाइज आपके सामने बुक खुली होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। हिंदी मीडियम हिंदी वाली बुक खोल के रखें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम। आप पढ़ते रहें बुक में से, मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझते चलें। एक भी लाइन अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब क्या क्या फीचर्स थे इसके हम देखते हैं कि इसने क्या किया। पहले जो प्रेसिडेंसी थी ना, मतलब पहले जो छोटी छोटी वो थी, परिषद थी, उनको मतलब कौन कौन सी? बंगाल की थी, बॉम्बे की थी और मद्रास की थी। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इसने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था ना, पहले तीनों के गवर्नर थे, बंगाल के, बॉम्बे के और मद्रास के। इसने क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया और उसके लिए 4 लोगों की कार्यकारी, मतलब उसके हेल्प के लिए मेंबर्स दिए गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी सहायता के लिए, हेल्प के लिए, असिस्ट हिम। अब और पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। एक पूछा जा सकता है 1773 में कौन से एक्ट से, और ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने, ऐसा कुछ। अब सेकंड फीचर क्या है इसका कि इसने क्या किया, बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी ना उनको इसके अधीन कर दिया कि ये भाई तुम सबॉर्डिनेट हो इसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, तुम इनसे नीचे हो। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब अगर ब्रिटिश कंपनी की फर्स्ट जो स्टेज है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर मद्रास हैं। और अब पहले इंडिपेंडेंट थी, ये तीनों अलग अलग थी, कोई का किसी से मतलब नहीं। मतलब अगर कोई बिल या कानून या लॉ एक प्रेसिडेंसी में आता है तो वो दूसरी प्रेसिडेंसी में नहीं माना जाएगा। पर अब अगर जो बंगाल का गवर्नर जो लॉ या कानून या रूल बनाएगा वो पूरे जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश का अधिकार है, मतलब बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, वहाँ तीनों में लागू होगा, तीनों में फोर्स में आएगा। इसने क्या किया, इसने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की। सुप्रीम कोर्ट नया बना है, देख लो। अब इसने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कर दी
और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना 1774 में। 1773 में एक्ट आया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बन गया। इसके लिए चीफ जस्टिस और 3 और जज उसकी हेल्प के लिए, चीफ जस्टिस के लिए मतलब नियुक्त किए गए। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसका। फोर्थ पॉइंट है कि जो पहले कंपनी के जो सर्वेंट थे ना, कंपनी के लोग, वो क्या करते थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जिन पर भारतीयों का खुद का अधिकार था, उनसे गिफ्ट लेते थे, रिश्वत लेते थे और खुद का निजी व्यापार करते थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे खुद अपने फायदे के लिए। इसको मना कर दिया कि ना तो भाई तुम अब प्राइवेट ट्रेड कर पाओगे, ना ही उपहार या रिश्वत ले पाओगे देसी राजाओं से। अच्छा, अब मतलब पूरी तरह कंपनी के लिए काम करोगे, तुम्हारा खुद का कोई काम नहीं होना चाहिए। और इसने क्या किया, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, मतलब कंपनी जो है उस पर ज्यादा कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था की, जो क्या थी, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। मतलब इसका काम था कि ये कर, राजस्व और सैन्य मामलों और नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी। मतलब रेवेन्यू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, इनकी जानकारी किसको देगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कौन देगी, किसका हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना। ठीक है, अब देख लेते हैं, मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है। मैंने बताया था कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कि भाई कंट्रोल और रेगुलेट कैसे किया, एक तो कंट्रोल ऐसे किया कि भाई मतलब ना तो प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, निजी व्यापार नहीं कर सकते, ना कोई रिश्वत या उपहार ले सकते हैं देसी राजाओं से। और क्या किया, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैसे दिए, राजनीतिक फंक्शन कैसे उसको दिए, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कैसे, कि भैया इसने कंपनी को एक को अलग कर दिया, बंगाल के गवर्नर को सारे वो दे दिए पावर्स, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दी, मतलब उसके मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक जो कार्य हैं वो उनके हाथ में आ गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में। और फाउंडेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव कैसे रखी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव ऐसे रखी कि जो तो पहले तो सब स्वतंत्र थी, इंडिपेंडेंट थी तीनों प्रेसिडेंसी, अब क्या एक को तो कर दिया बड़ा, सेंटर हो गया, और जो 2 थी बॉम्बे और मद्रास, वो कर दिया उनको छोटी, मतलब ये के सबऑर्डिनेट हैं, नीचे काम करेंगी। ऐसे होता है ना, जैसे या सेंट्रल पीएम का फिर उसके सीएम है, ऐसे ही वो तो बना दिया लाइक पीएम, और जो दूसरी प्रेसिडेंट थी वो सीएम, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, इसमें मेरा बस समझाने का है। अब आते हैं भैया एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, 1781। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया कि जो एक्ट आया है ना 1773 का, उसमें जो कमी रह गई, उसमें कौन कौन सी कमी थी, उनको सुधारने के लिए जो एक्ट आया, वो जो ब्रिटिश कंपनी को जो परेशानियां हो रही थी 1773 के एक्ट से, उनके सुधार के लिए 1781 का एक्ट आया। इसको एक नाम से और जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब सेटल किया इसने 1773 की कमियों को। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। इसने क्या किया भैया, गवर्नर जनरल है ना बंगाल का, और उसकी जो काउंसिल है 4 मेंबर्स की, वो जो काम करता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, मतलब जो जो उसको पावर्स मिली हुई हैं उसके दायरे में रहकर अगर कोई काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी। मतलब नो ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, किसका, गवर्नर जनरल काउंसिल का। और इसी प्रकार इसने कंपनी के जो और सर्वेंट हैं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उनको भी यही पावर दे दी कि जो जो तुम करोगे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तुम्हें जो अधिकार मिले हैं उनके दायरे में रहकर, तो तुम पर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, नो ज्यूरिडिक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसने क्या किया,
अब भैया जब ये ब्रिटिश जो थे ये लोगों को मार कर पीट कर रेवेन्यू कर इकट्ठा कर देते, राजस्व इकट्ठा करते थे, तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे। तो इसने क्या किया कि रेवेन्यू मैटर्स है ना, राजस्व कर जो उगाया जाता था उसके मामलों के लिए, और जो कर लेने में समस्याएं हो रही थी उसमें मामले में जो मतलब जो कार्य कर रहे हैं उनकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। नो ज्यूरिडिक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट। अब देख रहे हैं कोर्ट ही कोर्ट के है। पूरा जो 1781 का जो एक्ट है ये पूरा ही कोर्ट से संबंधित है, जो सुप्रीम कोर्ट बना था उससे। देखना तुम कोर्ट या सुप्रीम प्रोविंशियल कोर्ट्स, जो देसी कोर्ट थे मतलब क्षेत्रीय कोर्ट थे, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट था उनसे। अब इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट है ना उसको ये पावर दे दी कि आप कलकत्ता के जितने भी रहने वाले हैं उसका उनको न्याय दिला सकते हो, मतलब उनकी सुनवाई कर सकते हो। अब पर वो सुनवाई कैसे होगी कि जो डिफेंडेंट है ना, डिफेंडेंट मतलब जो भी सुनवाई अपील कर रहा है, पेशकश कर रहा है, जो प्रतिवादी है उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से, मतलब अगर हिंदू है तो हिंदू लॉ के हिसाब से, मुस्लिम है तो मोहम्मदियन लॉ के हिसाब से उसकी सुनवाई होगी। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है। सारा कोर्ट के ऊपर है, बताया था अभी कि इसने क्या किया, जो प्रोविंशियल कोर्ट है, मान मान लिया आपने अपील कर दी। मैं अभी के टाइम में बताता हूँ आपको। जैसे आपने हाई कोर्ट में आपका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अगर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया मान लिया आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर पहले क्या था कि जो प्रोविंशियल कोर्ट है ना उसमें जो सुनवाई करी आपने, मतलब अगर आप उसकी सुनवाई से खुश नहीं है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप जाएंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल में। कहाँ? बंगाल। गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाना पड़ेगा, बंगाल जाना पड़ेगा, ना कि कलकत्ता। और क्या किया इसने, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना उस पे उसको ये पावर दे दी कि आप जो प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स हैं, मतलब जो छोटी कोर्ट हैं मतलब और जो काउंसिल हैं उनको रेगुलेट कर सकते हो, उन पे नियम बना सकते हो, तुम उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। तुम मतलब जो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें उन मैटर में आप देख सकते हो। अब आया भैया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, इसने सब कुछ अलग कर दिया, अलग अलग। इसमें क्या है, इसने एक कंपनी के व्यापार और राजनीतिक जो कार्य थे उनको अलग कर दिया, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन अलग अलग कर दिया उनको। अब पहले था कि कोर्ट ऑफ 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियंत्रण सॉरी किसकी स्थापना की गई थी, 1773 का जो एक्ट आया था उसमें किसकी स्थापना की गई थी, उसके नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। अब इसने क्या किया, अब भाई दो अलग अलग हो गए, कमर्शियल और पॉलिटिकल, मतलब व्यापार का अलग और राजनीति का राजनीतिक अलग, तो दो ही चाहिए कंट्रोल करने के लिए। तो इसने क्या किया भैया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो तुम हो ना वो तो करोगी, अब वाणिज्य को मतलब जो कमर्शियल मैटर हैं, व्यापार के जो मैटर हैं उनको देखोगी, और पॉलिटिकल राजनीतिक जो मामले हैं उनको मैनेज करने के लिए एक नई बॉडी की स्थापना की, नई बॉडी बनाई जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। अब दो बन गए, कौन कौन से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस तरह इसने डबल गवर्नमेंट की स्थापना की, डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था का शुभारंभ किया, द्वैध शासन। अब इसने क्या किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना इसको ये भी पावर दे दी कि जो भारत में जितने भी नागरिक हैं, लोग हैं, और मिलिट्री है और रेवेन्यू, अब इनको कर को, राजस्व को तुम सुपरवाइज कर सकते हो, मतलब इनके मामलों में अधीक्षण, नियंत्रण या देख सकते हो, इनके मैटर्स में आप इनको मतलब निरीक्षण कर सकते हो इनका कि ये कैसे काम कर रहे हैं, या फिर और इनको रेगुलेट कर सकते हो। किसको दी पावर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब ये एक्ट दो टाइप से इंपॉर्टेंट है, दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वो कारण कि
पहली बार कहा गया कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है उसको ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश का शासन है उस पर, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र है वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है, वो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। पहली बार कहा गया ऐसा। और सेकंड, इसने सबसे ज्यादा जितना हो सकता था सुप्रीम कंट्रोल कंपनी के मामलों पर खुद की इसके प्रशासन को दे दिया कि भैया अब तुम पूरा कंट्रोल है इस पे, कमर्शियल का अलग, पॉलिटिकल का अलग, दो गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पूरा जितना कंट्रोल कर सकती थी कंपनी पर उतना कर लिया, सुप्रीम कंट्रोल। आगे देखेंगे और भी कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट कंपनी पर, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो कंपनी पर ऐसे ही कंट्रोल करती जाएगी। अब देखते हैं 1786, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा है, इसको देखते हैं 1786 के को। 1786 का जो एक्ट आया ना, उसमें एक नए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया। तो उसने कहा कि भैया मैं तो तभी गवर्नर जनरल बनूंगा जब मेरी दो डिमांड मान ली जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए दो डिमांड्स को। तो उनसे पूछा भैया क्या है तुम्हारी डिमांड। उसने बताया कि पहला तो ये है कि अगर मैं कोई फैसला लेता हूँ मेरी काउंसिल में, मेरी परिषद में, जो 4 लोग आपने मुझे दिए हैं, अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं गलत है, या फिर मना करते हैं, मुझे रोकते हैं, तो मैं खुद ही अपने फैसले को अपने दम पे लागू कर सकता हूँ, मतलब ओवरराइड कर सकता हूँ। और मैं ही कमांडर इन चीफ होऊंगा। पहली तो क्या थी कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ स्पेशल केस में, और सेकंड मैं ही कमांडर चीफ होऊंगा, किसके साथ साथ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होने के साथ साथ। तो क्या है, ये एक्ट आया ना, इसमें मान ली गई ठीक है भैया तेरी ये मांग मान ली जाती है। अब आया इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि जो ये पावर थी ना कि मतलब तुम फैसले खुद अपनी दम पे ले सकते हो, इसको आने वाले सभी गवर्नर जनरल्स के लिए, जो और जो छोटी कोर्ट थी उसमें जो गवर्नर थे, जो प्रेसिडेंसीज थी उनमें जो गवर्नर थे, कोर्ट नहीं सॉरी, जो प्रेसिडेंसीज थी उनमें जो गवर्नर थे उनके लिए भी कहा गया भैया तुम भी ऐसा कर सकते हो, पर स्पेशल केस में। और इसने क्या किया, सेकंड देख लेते हैं। इसने गवर्नर जनरल जो था बंगाल का उसको ज़्यादा पावर दे दी, और किसके कंट्रोल पे, जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज है ना, जो नीचे नीचे वाले हैं जो दो, इन पे और कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब इनको दबा रहे हैं इन दोनों प्रेसिडेंसीज को, बॉम्बे और मद्रास को। कब तक दबाते जाएंगे, फिर लास्ट में जब सेपॉय म्यूटनी हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे ओपन करते जाएंगे, इनको थोड़ी थोड़ी पावर देते जाएंगे, फिर 1935 में इसको फुल पावर दे दी जाएंगी इनको। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। इसने क्या किया भैया, 1773 का जो एक्ट आया था उसमें कहा कि 20 साल के लिए तुम्हारी जो व्यापार पे जो एकाधिकार है ना, ट्रेड मोनोपोली, वो 20 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। फिर हो गई भैया 1793, अब खत्म हो गई वो 20 साल, तो फिर अब भी कह दिया कि 20 साल के लिए फिर बढ़ा दी जाती है कि तुम्हारा ये एकाधिकार है, ना तो कोई और कंपनी, ना कोई मतलब जो जो तुम्हारे पोजेशन में जो तुम्हारे क्षेत्र हैं उन पर तुम ही व्यापार कर सकते हो, ना तो कोई और कंपनी कर सकेगी, और ना ही कोई और जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं वो भी खुद अपनी दम पे नहीं कर सकते, जो कंपनी है बस वही करेगी। और क्या किया इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो मांग की थी ना कि दूसरी, कि मैं ही कमांडर चीफ हूँ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होने के साथ साथ, इसने कहा कि भैया नहीं, अब नहीं, तुम गवर्नर जनरल ही रहोगे, और ना ही तुम्हारी परिषद है जो काउंसिल है उसमें से भी कोई होगा, उसमें से भी कोई नहीं होगा। अब ठीक है, ये हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है,
फिफ्थ पॉइंट ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक पॉलिटिकल फंक्शंस पे जिसका कंट्रोल था, कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस पे जिसका कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, उसको कहा गया कि भैया जो तुम्हारी जो पूरी काउंसिल है ना, जो तुम्हारे मेंबर्स हैं, और उसको भारत के रेवेन्यू में से, भारत के राजस्व में से तनख्वाह दी जाएगी, टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। भैया तुमको जो तनख्वाह दी जाएगी ना, जो तुम्हारे मेंबर्स और तुमको वो मिलेगी, पैसे रुपए मिलेंगे, वो इसके इंडिया के राजस्व में से मिलेंगे, इंडियन रेवेन्यू में से। अब फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया, मैंने अभी बताया था आपको 20-20 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, पर इसमें कहा गया कि ना, अब नहीं, अब ब्रिटेन के जो प्राइवेट है ना, जो अपने दम पे व्यापार करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब तुम्हारा व्यापार पे एकाधिकार खत्म, ट्रेड मोनोपोली खत्म। पर इसको थोड़ी ये दे दिया गया छूट कि तुम चाय, और जो चाइना से तुम्हारा व्यापार होता है, वो तुम्हारा मोनोपोली है, मतलब तुम्हारा उस पर एकाधिकार है। चाय का व्यापार तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता, और चाइना के साथ जितना व्यापार हो सकता है वो तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। और क्या किया भैया इसने क्या किया, मतलब जो कंपनी थी ना, वो उस पर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का, मतलब जो इंग्लैंड में थे। तो ये कंपनी को ये दिखाना चाहते थे, बार बार होश में लाना चाहते कि भैया तुम्हारा वास्तव में अधिकार नहीं है इंडिया पर, हम हैं तुम्हारे बाप, आका हम हैं। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि इसने जोड़ दिया, जो भी कंपनी के जो क्षेत्र है ना, कंपनी के अधिकार में जो क्षेत्र आ रहे हैं, उन पर खुद का दावा होने का जोर किया। मतलब खुद ये, मैं हूं इनका राजा। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन जो भी है, वो मेरे अधिकार में है। ठीक है भैया, अब क्या है? अब है कि जो वास्तव में जो पुर्तगीज और फ्रेंच आए थे ना, उनका इंटेंशन तो यही था, उनका इरादा ये था कि इनको उसमें बदल दिया जाए, इनको क्रिश्चियन कर दिया जाए, हिंदू और मुस्लिम्स को। पर उनका इरादा सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार इन्होंने कोशिश की। इन्होंने क्या किया, जो जो क्रिश्चियन जो मिशनरी थी ना, उनको कहा कि तुम इंडिया आओ, और जो लोग हैं यहाँ के, इनको मतलब एनलाइटन करो, मतलब इनको सीख दो, कि समझाओ इनको। अब और फोर्थ पॉइंट क्या था कि इसने कहा कि भैया वेस्टर्न जो एजुकेशन है ना, जो हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो ही तुम यहाँ के लोगों को पढ़ाओ। जो जिन 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 क्षेत्रों पर तुम्हारा अधिकार है, उन क्षेत्रों पर तुम इनको ही पढ़ाओ, इन क्षेत्रों में। जिससे क्या है कि मतलब इंडिया का जो कल्चर है वो बच्चे ना पढ़ पाएं, और उनका जो ध्यान है उसकी तरफ जाए, वेस्टर्न कल्चर की तरफ। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? अब इसने क्या किया कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उनको ये पावर दे दी कि तुम लोगों से टैक्स वसूल सकते हो। भैया तुम खुद पहले ही टैक्स वसूल रहे हो, अब वो क्यों देंगे टैक्स? तो इसने क्या किया कि अगर कोई नहीं देता है तो उसको पनिश करो, उसको पीटो, दंडित करो उसको। मतलब पूरी तरह से लोगों की को मार काट इन्होंने इतनी मचा रखी थी कि क्या ही बताएं। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का एक्ट आया। इसमें क्या क्या कहा गया? इसमें यह था कि ये जो गवर्नर जनरल था ना बंगाल का, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और इसके हाथ में सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। नागरिक और सैन्य जो शक्ति थी वो इसको दे दी गई, प्रदान कर दी गई। और जो जो क्षेत्र हैं पूरे, मतलब ब्रिट कंपनी के जो अधिकार में जो क्षेत्र हैं, उसको ये रूल करेगा कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका अधिकार है, सब इसकी अथॉरिटी दे दी उसको, पूरे क्षेत्र पर जहाँ जहाँ कंपनी का शासन है। और इस प्रकार
लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। 1773 में पहले गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? वो बने भैया हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने क्या किया कि कहा था ना मैंने कि और दबाएंगे, इनसे प्रेसिडेंसी थी उससे से और पावर लेंगे। अब इसने पूरी पावर ले ली। विधायिका संबंधी जो पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर्स थी, अब वो सारी ले ली। अब बचा ही क्या? जब विधायिका संबंधी पावर्स ले ली, लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली, तो प्रेसिडेंसी इसके पास बचा ही क्या? और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा उसको और पावर दे दी गई कि तुमको और पावर दे दी और इनसे छीन ली। अब इसमें एक खास बात ये थी कि जो पहले जो एक्ट बना था ना, उनको तो इसने नियामक कानून, रेगुलेशन कहा कि हम तो रेगुलेट कर रहे हैं उन एक्ट से। वास्तव में एक्ट तो ये है, अधिनियम तो ये है, वो तो सब नियामक कानून थे जो हम कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे। वास्तव में एक्ट जो है वो ये है 1833 का। इसने जो अब चाय और चाइना के साथ ट्रेड था ना, उसको भी खत्म कर दिया पूरी। मतलब तुम व्यापार नहीं कर सकती कंपनी अब व्यापार के मामलों में नहीं देखेगी, व्यापार अपने हिसाब से चलता रहेगा। तुम बस किसको देखोगी? अब देखोगी तुम प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखोगी। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या? मतलब जो कानून बनेंगे उनको तुम लागू करवाओगी। राज्य मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारा अधिकार है, अपनी टेरिटरीज हैं उनमें। और जो कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र थे ना, जो कंपनी के अधिकार में थे जो टेरिटरी, वो जो ब्रिटिश क्राउन है और उसके उत्तराधिकारी जो आएंगे, आने वाले हैं, उनके विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। मतलब इसका मतलब क्या है कि भैया हम पे विश्वास करो अपनी, और टेरिटरी हमको दे दो, जो क्षेत्र तुम्हारे हैं कंपनी के वो हमको दे दो। हमारे उत्तराधिकारियों मतलब सक्सेसर, हेयर्स एंड सक्सेसर्स जो जो भी आएंगे, अब उनका अधिकार होगा और तुम बस क्या हो? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, प्रशासनिक बॉडी हो। और इसने एक काम ये अच्छा किया था कि इसने कहा था कि पूरी जो ये है ना IAS, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम हैं, इसको अब कोई भी मतलब उस पे जा सकता है पोस्ट पे। पहले इंडिया क्या था, इंडिया के जो लोग थे वो बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकते थे, उस पे सिर्फ ऑफिशियल्स ही जा सकते थे, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। इनमें क्या है, अब क्या है कि भैया तुम ओपन होगा कंपटीशन, तुम ही नहीं जा सकते। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे इंडिया के वाले भी जा सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे इंडिया वाले जा सकते हैं। और कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी, मतलब पोस्ट नहीं होगी जहाँ से इनको मना कर दिया जाए कि नहीं तुम नहीं आ सकते इंडियंस। अब नहीं। पर इसने क्या किया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी ना, उसने विरोध किया इसका। तो ये एक्ट मतलब जो ये फीचर है या की पॉइंट है, मतलब जो ये लिखा हुआ है, ये मतलब कभी इफेक्ट में ही नहीं आया, प्रभाव में ही नहीं आया। पर ये अब के बार आएगा 1853 में। अब 1853 पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि 1793 और 1853 के बीच जितने भी एक्ट आए थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण था सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम कह रहा है इसको। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। इसने क्या किया भैया, जो गवर्नर जनरल थी ना, अब उसको मतलब पहले विधायिका और प्रशासनिक कार्य मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इसके फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। कि जो पहले काउंसिल एक थी, अब विधायिक, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग कर दी इसने। मतलब प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य जो हैं वो अलग अलग हैं। मतलब कानून और कोई बनाएगा, उस पर बात और कोई करेगा, लागू उसको और कोई करेगा। पहले क्या खुद ही कानून बना लेते थे, खुद ही एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाती है खुद ही लागू कर देते थे। अब अलग अलग हो गई कि एक तो कानून बनाए कि दूसरा उस पर बताएगी सही है नहीं, फिर लागू करेगी उसको। और इसने कहा कि 6 नए मेंबर और जोड़े जाएंगे, जिन्हें क्या कहा जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, विधान पार्षद।
लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, जो 6 नए मेंबर, 4 तो पहले ही थे, 6 और जुड़ेंगे। अब इसने सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया, मतलब अलग से गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद, अलग से, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अलग कर दी तो अलग से लेजिस्लेटिव बनेगी। ठीक है। और उसको क्या कहा गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीय विधान परिषद। अब जो लेजिस्लेटिव विंग है ना, मतलब लेजिस्लेटिव जो है ये नई बन रही है गवर्नर जनरल की, इसको कैसे दिखाना चाहा कि जो ब्रिटेन में जो होता है मतलब विधायिका होती है, मिनी पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर बैठते हैं, मतलब बैठते हैं, तो इसी प्रकार इसको भी दिखाना चाहा, मतलब उससे एडॉप्ट किया अपनी ब्रिटिश असेंबली से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ये भी अब मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। और इसके लिए मतलब इसको है ना, लेजिस्लेटिव विधायिका है, इसको मतलब कहा कि ये विशेष कार्य करेगी अब, और इसके लिए मतलब स्पेशल मशीनरी और प्रोसेस, मतलब इसको सारी पावर्स दे दी गई है इसको, बहुत सारी जो जो इसके लिए जरूरी थी। और सेकंड पॉइंट क्या है, जो पहले 1833 के एक्ट में मना कर दिया था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि नहीं नहीं ये नहीं आ सकते इंडियन, अब उसको कहा कि नहीं भैया आ सकते हैं। अब कोवेनेंट, पहले मतलब कोवेनेंट पोस्ट जो हैं, मतलब विशिष्ट जो पोस्ट हैं, उन पे भी अब इंडियंस आ सकते हैं, इंडियंस उनकी रिक्रूटमेंट उस पर हो सकती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी उन पे हो सकती है। और इसके लिए मैकुले कमेटी का गठन किया 1854 में। किसके लिए थी ये कमेटी, कि तुम मतलब जो सिविल सर्विस के एग्जाम कराओगे, उसमें जो सारी जो प्रोसेस है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर्स हैं, वो अब डायरेक्ट चुने जाएंगे, किससे, ओपन कंपटीशन सिस्टम से, मतलब डायरेक्ट पेपर होगा उनका, खुली प्रतियोगिता होगी। और इसने क्या किया, इसने कहा कि जो कंपनी का रूल है ना, वो फिर बढ़ाया जाता है। ऐसे बढ़ते आ रहे थे एक्ट से कि इतने सालों के लिए फिर बढ़ा दिया, इतने सालों के लिए फिर बढ़ा दिया, पर इसमें क्या है कि फिक्स टाइम नहीं दिया गया कि भैया इतने सालों के लिए बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब था कि अब तुम्हारा कंपनी का जो शासन है वो कभी भी पलट सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, और फिर किसका हो जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है इसका कि जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थी ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें पहले कोई भी इंडियंस नहीं था। हालांकि मतलब जो छोटी लेवल की थी, सेंट्रल नहीं, मतलब स्टेट लेवल की मान लो, उनमें वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस थे, पर इसमें नहीं थे। पर 1853 में पहली बार इसकी काउंसिल में 4 को ऐड किया गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। कौन कौन सी थी वो बाद में देखेंगे, कि जो भैया आप 6 ऐड कर रहे हो ना, उसमें से 4 इंडियंस ले लो। और इंडियंस कहाँ से ले लो, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, लोकल गवर्नमेंट से ले लो इनकी, मतलब लोकल जो शासन चलाते हैं इनसे ले लो, मद्रास के लोकल गवर्नमेंट से, बॉम्बे के लोकल गवर्नमेंट से और बंगाल और आगरा की से, और 4 को ऐड करो, इंडियंस को ऐड करो। ठीक है। अब ये हो गया आपका कंप्लीट कंपनी रूल। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या क्या कमी है वीडियो में, और ये भी बताएं कि आपको कैसी लगी, बेकार लगी या सही लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक देखी है तो देख ही ली होगी, तभी आप लास्ट में सुन पा रहे हैं, थैंक यू इसके लिए। और हम कल ताज का शासन पढ़ेंगे, क्राउन रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।